डॉक्टर जगन, प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है, व्यावसायिक बजटिंग, बिजनेस बजटिंग। इसके अंतर्गत परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट एप्रिसिएशन। परियोजना मूल्यांकन परियोजना नियोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। किसी भी परियोजना का चयन कर उसके क्रियान्वयन करने से पहले यह आवश्यक है कि परियोजना की गहन एवं विस्तृत जांच पड़ताल की जाए, ताकि अनार्थिक एवं अलाभप्रद परियोजना के चयन को रोका जा सके। परियोजना मूल्यांकन का महत्व किसी वित्तीय संस्थाओं के लिए और भी अधिक है, जो कि इन परियोजनाओं के लिए वित्त की आपूर्ति करती है। अतः परियोजना मूल्यांकन के अंतर्गत परियोजना की साध्यता पर विस्तृत विचार कर विनियोजन का वित्तीय, तकनीकी, आर्थिक एवं संगठन की दृष्टि से उचित मूल्यांकन किया जाता है तथा परियोजना मूल्यांकन की विधियों, पूंजी निर्णय की विधियों की सहायता से परियोजना की लाभदायकता का विश्लेषण कर परियोजना क्रियान्वयन की न्यायोचितता को देखा जाता है। तत्पश्चात विशेषज्ञों की राय एवं परामर्श से परियोजना का चयन किया जाता है। अतः परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। ए. परियोजना साध्यता अध्ययन। बी. परियोजना चयन की न्यायोचितता, लाभदायकता विश्लेषण। परियोजना साध्यता अध्ययन, प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी स्टडी। किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उसकी साध्यता का अध्ययन आवश्यक होता है। साध्यता अध्ययन के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन से पूर्व विस्तृत जांच पड़ताल, व्यापक विचार विमर्श, अनुसंधान एवं विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाती है। तत्पश्चात इसका एक प्लानिंग तैयार की जाती है। इस प्रकार परियोजना साध्यता के अंतर्गत ये देखा जाता है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ भावी परियोजना परिस्थितियां भी वित्तीय, आर्थिक, तकनीकी एवं संगठनात्मक दृष्टि से अनुकूल है। क्या परियोजना के दीर्घकालीन लाभ की दृष्टि से ये परिस्थितियां अनुकूल है। अतः परियोजना नियोजन के अंतर्गत सर्वप्रथम उसकी साध्यता का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। चाहे परियोजना नियोजन नवीन परियोजना से संबंधित हो अथवा विद्यमान परियोजना के विकास, विस्तार या पुनर्संगठन के संदर्भ में हो, परियोजना साध्यता का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से परियोजना साध्यता अध्ययन को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है: वित्तीय साध्यता, आर्थिक साध्यता, तकनीकी साध्यता, संगठनात्मक साध्यता। वित्तीय साध्यता वित्त व्यवसाय के लिए जीवन रखता है। अतः परियोजना नियोजन के अंतर्गत सर्वप्रथम वित्तीय पहलू पर ही विचार किया जाता है। वित्तीय साध्यता के अंतर्गत मुख्यतः निम्न को सम्मिलित किया जाता है: ए. कुल पूंजी लागत विनियोजन का अनुमान। बी. परियोजना से परियोजना अवधि से में प्राप्त होने वाली कुल लाभ रोकड़ अंतर प्रवाह का अनुमान। कुल पूंजी विनियोजन की परियोजना अवधि में प्राप्त होने वाले लाभ से तुलना। वित्त के स्रोत एवं पूंजीकरण। पूंजी की लागत, पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार, परियोजना का अवशिष्ट मूल्य, सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण, भावी लाभ का पूर्वानुमान। उपरोक्त बिंदुओं से दृष्टि से व्यवसायी को परिस्थितियां अनुकूल लगती है तो परियोजना को स्वीकृत करने का निर्णय उसके द्वारा ले लिया जाता है, अन्यथा वह परियोजना निरस्त कर दी जाती है। कुल पूंजी व लागत विनियोजन का अनुमान। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए व्यवसायी को पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः सर्वप्रथम उसे ये पता लगाना होता है कि उसे कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजी व्यय का अनुमान
निम्न व्ययों का निर्धारण करके किया जाना चाहिए। प्रवर्तन व्यय व्यवसाय को आरंभ करने के पूर्व प्रवर्तकों द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उन्हें प्रवर्तन व्यय कहते हैं। इन व्ययों में सामान्यतः निम्न व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभिक व्यय, वैधानिक व्यय, ख्याति क्रय, पेटेंट क्रय, ट्रेडमार्क व्यय, कॉपीराइट व्यय। उपयुक्त व्ययों का भार प्रारंभ में प्रवर्तकों द्वारा वहन किया जाता है। बाद में वे चिट्टे में अदृश्य बनावटी संपत्ति के रूप में दर्शाई जाती है, जो प्रतिवर्ष व्यवसाय के लाभों में से इन संपत्तियों का एक निश्चित भाग अपलिखित कर लिया जाता है। स्थिर पूंजी व्यय, दीर्घकालीन पूंजी। स्थिर पूंजी व्ययों के अंतर्गत स्थिर संपत्तियों पर किए जाने वाले व्ययों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे भवन निर्माण क्रय, मशीन का क्रय, फर्नीचर क्रय तथा अन्य स्थायी संपत्तियों पर किया जाने वाला व्यय। स्थायी संपत्तियों की दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी मात्रा व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के साथ स्थिर संपत्तियों को क्रय की मात्रा या पट्टे के किराए की राशि पर निर्भर करती है। स्थिर व्यय अधिक होने पर भावी विकास की संभावना की गुंजाइश होती है, परंतु कार्यशील पूंजी के लिए धन कम उपलब्ध रहता है। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता संचालन व्ययों की आपूर्ति करने के लिए पड़ती है। इसकी आवश्यकता उत्पादन कार्य प्रारंभ होने के बाद उत्पादन प्रक्रिया में नियमितता बनाए रखने के लिए होती है। कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्धारित करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामग्री एवं कच्चे माल की क्रय मात्रा एवं दर, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करने संबंधी व्यय, जैसे प्रत्यक्ष श्रम, कारखाना व्यय, संचालन संबंधी दैनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय, उत्पादन की मात्रा, सामग्री का भंडारण, निर्मित माल के विक्रय पर प्रदत्त साख की अवधि, उधार क्रय की अवधि आदि। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की मात्रा उपयुक्त रहनी चाहिए, क्योंकि कम कार्यशील पूंजी दैनिक व्यवसाय संचालन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अत्यधिक कार्यशील होने पर निष्क्रिय पड़ी रहती है तथा लाभार्जन शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कार्यशील पूंजी की उपयुक्त मात्रा होने पर संचालन व्ययों का शीघ्र एवं समय पर भुगतान संभव होता है, जिससे व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है। पूंजी व्यय के चरण। पूंजी व्यय के संगठनात्मक चरण व्यवसाय के प्रारंभ करने से संबंधित होने वाले प्रारंभिक व्ययों, अवास्तविक संपत्तियों से संबंधित व्ययों एवं अदृश्य संपत्तियों से संबंधित पूंजी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। इन व्ययों को प्रवर्तन व्यय भी कहा जाता है। इस प्रकार के व्यय प्रवर्तकों द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पूर्व में दिए जाते हैं एवं जिनका भार भी प्रारंभ में स्वयं ही वहन करते हैं। वास्तविक निर्माण की अवस्था। इस प्रकार व्ययों में व्यवसाय के निर्माण के समय स्थायी दृश्य संपत्तियों पर किए जाने वाले व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। इन व्ययों को स्थिर व्यय, विनियोग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के व्ययों की व्यवस्था वित्त के स्थायी स्रोतों से, जैसे अंश एवं ऋण पत्र आदि के निर्गमन से की जाती है। चालू व्यवसाय की अवस्था। इस चरण के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की मात्रा को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी आवश्यकता व्यवसाय संचालन के लिए उसमें नियमितता बनाए रखने के लिए होती है। इस प्रकार के व्ययों को व्यवस्था स्थायी और चालू स्रोतों से की जाती है। पूंजी व्यय के अनुमान की विधियां।
किसी परियोजना में होने वाले अनुमानित पूंजी व्यय के अनुमान हेतु निम्न दो विधियां का प्रयोग किया जाता है। स्थिति विवरण विधि। इस विधि में स्थिति विवरण बनाकर उन सभी दृश्य, अदृश्य एवं अवास्तविक संपत्तियों को अलग अलग प्रदर्शित कर देखा जाता है कि किस प्रकार की संपत्ति में कितनी पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होगी, ताकि पूंजी के विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से उसकी व्यवस्था की योजना बनाई जा सके। रोकड़ बजट विधि, कैश बजट मेथड। इस विधि के आधार पर व्यवसाय का मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक आधार पर रोकड़ बजट तैयार कर उसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय तथा विभिन्न मदों में होने वाले व्ययों को प्रदर्शित कर यह देखा जाता है कि कहीं संभावित प्राप्त आय से संभावित भुगतान की राशि अधिक तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो उस कमी की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी। क्या बैंक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ताकि तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जा सके। यदि नहीं तो फिर अन्य किसी स्रोत से व्यवस्था करनी होगी। परियोजना अवधि में प्राप्त होने वाले कुल लाभ का अनुमान। किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः परियोजना की आवश्यकता के लिए इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक होता है। संभावित विक्रय अनुमान। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के आधार पर सर्वप्रथम वह न्यूनतम विक्रय मात्रा ज्ञात की जाती है जिस पर केवल कुल लागत वसूल की जा सके। इसे न लाभ न हानि मात्रा भी कहा जाता है। तत्पश्चात अपेक्षित लाभ जोड़कर बिक्री की वह मात्रा ज्ञात की जाती है जिस पर अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सकेगा। अपेक्षित लाभ के लिए संभावित बिक्री होगी या नहीं, इसके लिए बाजार अनुसंधान की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है और उपभोक्ताओं की आय, रुचि, पैशन, आदत आदि के बारे में जानकारी की जाती है। विक्रय की मात्रा में वृद्धि होने पर स्थिर लागत का लाभ प्राप्त होने के कारण लाभ की मात्रा में अधिक वृद्धि की संभावना होती है। समखंड बिंदु के बराबर या इससे अधिक बिक्री मात्रा की संभावना होने पर परियोजना स्वीकृत कर ली जाती है। संभावित लाभ का अनुमान। संभावित विक्रय मात्रा में से संभावित संचालन लागतों को घटाकर संभावित लाभ की मात्रा ज्ञात की जाती है। इसके लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता भी तैयार करके देखा जा सकता है। यदि परियोजना से अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसे स्वीकृत किया जा सकता है। परियोजना में कुल पूंजी विनियोजन की परियोजना अवधि से प्राप्त होने वाले कुल लाभ से तुलना। परियोजना अवधि में प्राप्त होने वाले कुल लाभ में से परियोजना नियोजन लागत को घटाकर शुद्ध लाभ ज्ञात करके देखा जाता है। इसके लिए अवधि में प्राप्त होने वाले लाभ का पूंजी लागत दर पर वर्तमान मूल्य भी ज्ञात किया जाना आवश्यक है ताकि शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जा सके। यदि परियोजना से प्राप्त होने वाला संभावित शुद्ध वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू धनात्मक हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। वित्त के स्रोत एवं पूंजीकरण। वित्तीय साध्यता के अंतर्गत परियोजना की लागत, लाभ की मात्रा ज्ञात कर उनकी तुलना करने के साथ साथ ये देखा जाता है कि संभावित पूंजी विनियोजन की व्यवस्था किन स्रोतों से की जाएगी। स्वामित्व पूंजी एवं ऋण पूंजी का अनुपात क्या होगा। पूंजी की संभावित लागत क्या होगी।
पूंजी विनियोजन पर संभावित प्रत्यायी दर क्या होगी? क्या पूंजी पर प्राप्त होने वाली संभावित प्रत्यायी दर पूंजी लागत से अधिक है? क्या पूंजी की व्यवस्था के लिए विकसित पूंजी बाजार उपलब्ध है? विनियोजनकर्ता की प्रकृति किस प्रकार की है? सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था न तो पूर्ण रूप से स्वामित्व पूंजी से ही की जानी चाहिए और न ही ऋण पूंजी से। स्वामित्व पूंजी से अधिक व्यवस्था करने पर उसके दुरुपयोग एवं अकुशलता की संभावना रहती है, जो लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके विपरीत ऋण पूंजी से अधिक व्यवस्था करने पर स्थायी भार बढ़ता है तथा लाभ न होने की स्थिति में स्वामित्व पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः दोनों में उचित अनुपात का निर्धारण करना स्वामित्व पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः दोनों में उचित अनुपात का निर्धारण करना आवश्यक है, जिससे पूंजी की व्यवस्था भी आसानी से हो सके और पूंजी की लागत भी कम हो सके। सामान्यतः स्वामित्व पूंजी एवं ऋण पूंजी के मध्य 2:3 का अनुपात ठीक रहता है। पूंजी की लागत वित्तीय साध्यता के अंतर्गत पूंजी के स्रोतों एवं पूंजीकरण के बारे में जानकारी करते समय पूंजी की लागत के बारे में जानकारी की जानी चाहिए, ताकि संस्था में पूंजी की लागत को कम कर लाभार्जन में वृद्धि की जा सके। पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार। दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था पूंजी बाजार एवं अल्पकालीन कार्यशील पूंजी की व्यवस्था मुद्रा बाजार से की जाती है। पूंजी बाजार का संबंध स्कंद बाजार से है, जबकि मुद्रा बाजार का संबंध बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं से है। वित्तीय साध्यता के अध्ययन के अंतर्गत ये भी देखा जाता है कि देश में पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार विकसित है अथवा नहीं, ताकि पूंजी का सही निर्णय लिए जा सके।